सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं मोनिका चावला हिंदी की कक्षा 10वीं में एवं अपने YouTube चैनल हिंदी ज्ञान में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम अपनी दोहराई को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। अपने इस पिछली कक्षा में हमने क्या क्या पढ़ा था? अपठित गद्यांश, अपठित पद्यांश एवं संदेश लेखन। ठीक है, आशा करती हूँ कि उसकी जो दोहराई है, जो रिवीजन है, आपने अच्छे से की होगी। अब हम अपने हिंदी का ग्रामर का अगला टॉपिक आगे बढ़ाने जा रहे हैं। अगले टॉपिक की हम रिवीजन कर रहे हैं, जिसका नाम है रचना के आधार पर वाक्य के भेद। ये जो आपका कार्य है एक तरह से दोहराई कार्य है, जिसे हम दोबारा से दोहरा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ध्यान से। आज मैं आपको बताऊंगी पहले कि वाक्य क्या है, वाक्य क्या है, किससे मिलकर बना है। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि वाक्य किस किस से मिलकर बना है। वर्ण से शब्द, शब्द से पद और पद से वाक्य। देखो प्यारे बच्चों, वर्ण क्या होता है? वर्ण हम उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे अ, ई, व, च, क, ख। ये ऐसे वर्ण हैं जिनके टुकड़े नहीं कर सकते। अब अ का कोई टुकड़ा कर सकते हो आप? च का कोई टुकड़ा कर सकते हो? नहीं। ठीक है ना? तो वर्ण हम उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। अब आता है वर्ण से शब्द बना है। तो शब्द क्या है? सार्थक वर्णों के व्यवस्थित समूह को शब्द कहते हैं। सार्थक होते हैं जिनका अपना कोई अर्थ हो। ठीक है ना? सार्थक वर्णों के व्यवस्थित समूह को शब्द कहते हैं, जैसे सोहन, खीर, मीरा, शतरंज आदि। ठीक है ना? सोहन, खीर, मीरा, शतरंज आदि। अब ये जो शब्द हैं, इनको आप खंडित भी कर सकते हो। ठीक है ना? इनके टुकड़े भी कर सकते हो, लेकिन ये कैसे होने चाहिए? सार्थक, जो सार्थक हो, जो अपना एक अर्थ रखता हो, ऐसे वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि शब्द पद कब बन जाता है? देखो, मैं पहले भी आपको पद परिचय में ये चीज करा चुकी हूँ कि शब्द जो है वो पद कब बन जाता है? जब कोई शब्द स्वतंत्र ना रहकर व्याकरण के नियमों में बंध जाता है, तब वह क्या बन जाता है? पद बन जाता है। व्याकरण के नियम यानी कि व्याकरण के अंग। व्याकरण के अंग कौन कौन से हैं? कारक, वचन, लिंग, पुरुष इत्यादि में बंधकर जो है शब्द वो क्या बन जाता है? पद बन जाता है। समझ आई प्यारे बच्चों? आगे देखिए, जैसे मैंने बोला सीता गाती है। अब इस पूरे वाक्य में सीता गाती है शब्द यूज हुए हैं ना, सीता गाती है। अगर मैं इसको ऐसे बोलूं, सीता कोमा गाती, तो ये सिर्फ शब्द है। लेकिन जब ये शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो गए तो ये क्या बन गए हैं? पद बन गए हैं। सीता गाती है क्या है? पूरा एक सेंटेंस है, यानी कि एक वाक्य है। ठीक है ना? और इसमें वाक्य में अब क्या हो गए हैं? इनको किसकी संज्ञा दी गई है? पद की संज्ञा दी गई है, क्योंकि ये स्वतंत्र न रहकर अब एक वाक्य में प्रयुक्त हो गए हैं। ईश्वर रक्षा करे आदि। अब यहाँ देखिए, वही बताया गया है, सेम चीज जो मैंने आपको कही है। यहाँ सीता, ईश्वर आदि शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर पद में परिवर्तित हो गए हैं। समझ आया आप सभी को? सीता और ईश्वर, तब तो वो क्या थे? स्वतंत्र शब्द थे, लेकिन जब इनको वाक्य में प्रयोग कर दिया तो ये व्याकरण के नियमों में बंध गए, जिससे इसको किसकी संज्ञा दे दी गई? पद की संज्ञा। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे देखिए। अब हम बात करते हैं वाक्य की, कि वाक्य क्या होते हैं। वाक्य सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। सार्थक का अर्थ है जिसका अपना कोई अर्थ हो, यानी ऐसे शब्द जिनका कोई ना कोई अर्थ निकल रहा हो, वह क्या कहलाते हैं? वाक्य कहलाते हैं। जैसे मैंने बोला, मोहन विद्यालय जाता है। अब यहाँ पर अर्थ तो निकल रहा है ना कि किस लिए वो विद्यालय जा रहा है? पढ़ने के लिए। ऑफ कोर्स, श्याम पढ़ाई करता है। ठीक है, तो ये क्या है? सार्थक वाक्य है, सार्थक रूप से जिनका उपयोग होता है। अब हम बात करते हैं वाक्य के वर्गीकरण की। प्यारे बच्चों, वाक्य का वर्गीकरण हम कितने आधार पर कर सकते हैं? वाक्य का वर्गीकरण हम 2 आधार पर कर सकते हैं, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर।
10वीं कक्षा में जो आप पढ़ोगे वो पढ़ोगे रचना के आधार पर, 9वीं में आप पढ़ चुके हो अर्थ के आधार पर, ठीक है। कक्षा 9वीं में आप सभी ने अर्थ के आधार पर वाक्य पढ़े थे। अब कक्षा 10वीं में हम रचना के आधार पर वाक्य पढ़ेंगे, ठीक है, कि रचना के आधार पर वाक्य कितनी तरह के होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य 3 तरह के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। सरल यानी कि इजी और सिंपल सेंटेंस, जिसमें ना कोई और हो, ना इसलिए हो, ना किंतु हो, ना परंतु हो, सिंपली लैंग्वेज में एक ही लाइन में आपका सेंटेंस फिनिश हो जाता है। संयुक्त वाक्य क्या होता है? संयुक्त नाम से ही पता लगता है, जो 2 या 2 से अधिक वाक्यों को जोड़ने से बनता है, उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त। मिश्रित क्या होता है? जो सरल और संयुक्त को मिलाने से बनता है, मिला जुला वाक्य। ऐसा वाक्य क्या कहलाता है? मिश्रित वाक्य। समझ आया सभी को? आगे देखिए प्यारे बच्चों, वाक्य के भेदों पर विचार करने से पहले मैं आप सभी को वाक्य के अंगों से परिचित कराऊंगी। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य क्या होता है? वाक्य में जिसके बारे में बात की जा रही है वो क्या होता है? उद्देश्य। अब मैं अगर मान लो मैं ये बोलती हूँ मोहन विद्यालय जाता है, तो वाक्य में किसके बारे में बात हो रही है? मोहन। तो मोहन क्या है? उद्देश्य। और विद्यालय जाना क्या है? विधेय। जैसे कोयल मधुर गाती है, कोयल क्या है यहाँ पर? उद्देश्य। शिवांग चित्र बनाता है, शिवांग क्या है यहाँ पर? उद्देश्य। रमा खाना पकाती है, तो रमा क्या है यहाँ पर? उद्देश्य। विधेय क्या होता है? वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे हम क्या कहते हैं? विधेय कहते हैं। कि उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी लाइन कही जा रही है कि वो क्या काम कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कुछ कर रहा है या कुछ नहीं कर रहा है, तो उसे क्या कहते हैं? विधेय कहते हैं। जैसे तारे आसमान में चमक रही हैं, तारे क्या है? उद्देश्य। और आसमान में चमक रही हैं क्या है उसका? विधेय। क्या कार्य कर रहे हैं? आसमान में चमक रहे हैं। आगे देखो, यहाँ तारे उद्देश्य है क्योंकि वाक्य में तारों के बारे में बात की जा रही है, और आसमान में चमक रहे हैं क्या है? विधेय है, क्योंकि ये स्वयं अपने उद्देश्य के बारे में बता रहे हैं। क्योंकि ये क्या बता रहे हैं? स्वयं अपने उद्देश्य के बारे में बता रहे हैं। आइए ऐसे ही हम अन्य वाक्यों में से उद्देश्य और विधेय का अध्ययन करते हैं। सूरज पूरब में निकला। अब इस वाक्य में देखिए, सूरज क्या है? उद्देश्य है। निकला कहाँ पे? वो पूरब में, तो ये क्या है? विधेय। चांद छिप गया है, किसके बारे में बात की जा रही है? चांद। चांद क्या है? उद्देश्य। छिप गया है, विधेय। बादल घिर आए हैं, बादल क्या है? उद्देश्य। और घिर आए हैं, विधेय। समझ आई सभी को? आगे देखिए, प्यारे बच्चों, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज मैं आपको सर्वप्रथम, अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? सरल वाक्य के बारे में। रचना के आधार पर जो पहला वाक्य है वो है सरल वाक्य। सरल वाक्य वह उपवाक्य है जिसमें कर्ता, कर्म, क्रिया विशेषण और क्रिया में सरल वाक्य वह उपवाक्य है जिसमें कर्ता, कर्म, क्रिया विशेषण और क्रिया में से कुछ या सभी घटकों का योग होता है। सीधे तौर पर कहा जाए तो इस वाक्य में क्या होता है? एक ही कर्ता होता है और एक ही क्रिया होती है। कर्ता यानी कि कार्य करने वाला, और क्रिया यानी कि उसका कार्य, ठीक है। एक ही कार्य होगा और एक ही करने वाला होगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, आयुष पढ़ रहा है। अब इस वाक्य में क्या है? आयुष जो है क्या है? वो कर्ता है, कार्य करने वाला, और पढ़ना उसकी क्या है? क्रिया है। अगर इसी वाक्य को हम ऐसे लिखें जैसे आयुष पुस्तक पढ़ रहा है, तो क्या होगा? तो इस वाक्य में आयुष करता है, पुस्तक उसका कर्म है, काम है, और पढ़ना उसकी क्रिया है। समझ आई आप सभी को? अब हम अन्य वाक्य ले लेते हैं। जैसे छात्र परिश्रम पूर्वक पढ़ते हैं, छात्र परिश्रम पूर्वक पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो छात्र हैं वो है कर्ता, और पढ़ते हैं उनकी क्या है? क्रिया है। परिश्रम से यानी कि उनका कर्म। पुलिस अपराधियों को पकड़ती है। पुलिस क्या है? कर्ता। पकड़ना क्या है? उनकी क्रिया।
सवेरा होते ही पक्षी कलरव करने लगे। ठीक है ना, पक्षी क्या है? कर्ता, और करना क्या है? कलरव करना क्या है? उनकी क्रिया। ठीक है ना। सरल वाक्य के बाद अब हम संयुक्त वाक्य का आगे अध्ययन करेंगे। संयुक्त वाक्य यह वह वाक्य है जो दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्यों से मिलकर बनते हैं और किसी ना किसी समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं। समुच्चय बोधक शब्दों से जुड़े होते हैं। समुच्चय बोधक शब्द वे शब्द होते हैं बेटा जो दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। इन्हें हम योजक भी कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? योजक भी कहते हैं। ठीक है ना। योजक होता है जोड़ने वाला। योजक क्या होता है? जोड़ने वाला। ठीक है। योजक शब्द जैसे और, किंतु, परंतु, इसलिए, या, अथवा, तथा, पर आदि द्वारा जो वाक्य जुड़े होते हैं। योजक शब्द दो वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। उदाहरण के तौर पर हम यहाँ कुछ वाक्यों का अध्ययन करेंगे, जैसे मेरे पिता आ रहे हैं और भाई इंतजार कर रहे हैं। अब मैंने मान लो यहाँ कुछ नहीं लिखा, मेरे पिता आ रहे हैं, भाई इंतजार कर रहे हैं, तो मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पर? और। वे घर आ गए हैं, थोड़ी देर ही रुकेंगे, किंतु। वे घर आ गए हैं किंतु थोड़ी देर ही रुकेंगे। राजपाल को हिंदी पढ़नी है इसलिए वह अमित के घर गया है। अगर मैं यहाँ कुछ ना लिखती, राजपाल को हिंदी पढ़नी है वह अमित के घर गया है, तो क्या आना था यहाँ? इसलिए। राम दिल्ली जाएगा अथवा श्याम वहां से आएगा। ठीक है। आगे देखिए, यहाँ आशा करती हूँ कि आपको ये दोनों अच्छे से समझ में आ गए होंगे। देखो संयुक्त वाक्य में क्या होता है? योजक शब्द लगे होते हैं, और, किंतु, परंतु, अथवा, या। ठीक है ना, इसलिए। तो ये सब क्या है? योजक शब्द हैं। अब मैं आगे आपको करा रही हूँ मिश्रित वाक्य। मिश्रित का अर्थ है मिला जुला वाक्य। इससे अभिप्राय है कि जिस वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य हो, एक से अधिक उपवाक्य हो, और उन उपवाक्यों में एक जो वाक्य हो, पहला जो वाक्य हो वो कैसा हो? प्रधान वाक्य हो, और जो अन्य हो वो गौण हो। गौण होता है शून्य, जिसकी कोई कीमत ना हो, जिसकी कोई वैल्यू ना हो, अर्थात वह प्रधान उपवाक्य पर निर्भर हो। उसे हम क्या कहते हैं? मिश्र वाक्य। क्या कहते हैं? मिश्र वाक्य कहते हैं। ठीक है ना। मतलब क्या है कि मिश्र वाक्य जो है वो होता है मिला जुला वाक्य। ऐसा वाक्य जिसमें एक से अधिक उपवाक्य हो, और उन उपवाक्यों में एक प्रधान हो, एक जो हो वो हेड हो, और जो दूसरा कैसा हो? गौण हो, शून्य हो, निल हो। ठीक है ना। उसे हम क्या कहते हैं? मिश्रित वाक्य। और वो क्या हो? गौण वाला जो हो वो प्रधान वाले पर आश्रित हो, डिपेंड हो, उसे हम क्या कहते हैं? मिश्र वाक्य। ठीक है ना। और गौण वाक्य जो होता है उसे एक चीज हम और कहते हैं, जो शून्य वाला जो वाक्य होते हैं जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती, उसे हम आश्रित उपवाक्य भी कहते हैं। ठीक है। मिश्र वाक्यों में प्राय कुछ युग्मों या जोड़ों का प्रयोग होता है, मगर ये जोड़े होते हैं। जैसे संयुक्त वाक्य में तो एक ही वर्ड होता है ना, बीच में सेंटर में लगा होता है जो, और, किंतु, परंतु, इसलिए, या, अथवा, तथा, पर। तो ऐसे ही इसमें क्या होता है? मिश्र वाक्यों में जो, सो, जो, वह। ठीक है ना। जैसा, वैसा। ठीक है ना। मान लो स्टार्टिंग में लगा हुआ है जो, और सेंटर में आ गया कोई और वर्ड, तो होगा वो कौन सा वाक्य? ही मिश्र वाक्य। ऐसा नहीं है कि जो के साथ सो ही लगा होगा। ये सिर्फ आपको बताने के लिए कि कई बार पेयर्स ऐसे भी आ जाते हैं। जो, सो, जो, वह, जैसा, वैसा, जिसकी, उसकी, यदि, तो, वही, जिसे, जिसे, उसे, जब तक, तब तक। ठीक है। आगे देखिए, आदि का प्रयोग होता है। ठीक है ना। अब उदाहरण है, यदि मैं परिश्रम करता तो सफल हो जाता। अब देखो यहाँ स्टार्टिंग में यदि आया है और इधर बीच में क्या आया? तो। ठीक है ना। जो, तो भी नहीं है। ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा आपको इसमें केयरफुल रहना पड़ेगा, कहीं आप इसमें संयुक्त वाक्य ना पढ़ते। यदि मैं परिश्रम करता तो सफल हो जाता। यदि
तो, यदि करता तो सफल हो जाता। मतलब एक वाक्य गौण वाक्य जो है वो प्रधान पे आश्रित होता है। जब वह स्टेशन पर पहुंचा तब मैं उससे मिला, जब तब। यह वही विद्यालय है जिसमें मोहन पढ़ता है। अब देखो यह और जिसमें कोई युगम नहीं बन रहा, पर फिर भी क्या है, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि ये वही विद्यालय है जिसमें मोहन पढ़ता है, तो गौण वाक्य जो है वो प्रधान पे आश्रित होता है। जो बालक भीख मांग रहा था वह सड़क पर घायल पड़ा है। जो और वह, समझ आया। इन वाक्यों में जो रेखांकित शब्द है वे हमें ये दर्शाते हैं कि इन वाक्यों में कौन सा वाक्य है, मिश्र वाक्य है, क्योंकि ये वाक्य अन्य योजक शब्दों से जुड़कर बने हैं। तो प्यारे बच्चों आगे हम पढ़ेंगे कि इन वाक्यों का जो रचनांतरण है वो किस तरह होता है। रचनांतरण होता है रूप परिवर्तन। अगर आपको एक वाक्य से दूसरे वाक्य में बदलना है तो वो आप कैसे बदलते हैं, ठीक है ना। तो देखो कैसे किया जाता है कि आश्रित वाक्य, फर्स्टली मैं आपको ये बताऊंगी कि आश्रित वाक्य की क्या पहचान है, आश्रित वाक्य के कितने भेद हैं और वाक्यों का रचनांतरण हम किस प्रकार करते हैं, ठीक है। देखो, यदि मैं परिश्रम करता तो सफल हो जाता, मैंने ये वाक्य लिखा, ठीक है ना। यहाँ पर यह जो वाक्य है मिश्र वाक्य है, क्योंकि यहाँ पर युग्मों का प्रयोग हुआ है जो कि क्या है, यदि और तो है। अगर हम इसे सरल वाक्य में बदलें तो वाक्य ऐसा होगा, परिश्रम करने पर मैं सफल हो जाता, परिश्रम करने पर मैं सफल हो जाता। यदि मैं आपको ये वाक्य दिया गया है, यदि मैं परिश्रम करता तो सफल हो जाता, ये मिश्र वाक्य है। अगर आपको इस वाक्य को सरल वाक्य में बदलना है तो आप कैसे बदलोगे, परिश्रम करने पर मैं सफल हो जाता, सिंपल लाइन में, सीधी सेंटेंस। अब यहाँ आप देखिए कि वाक्य को मिश्र वाक्य से सरल वाक्य में बदलने पर जो क्रिया बदल गई, जो क्रिया बदल गई वह कौन सी है, आश्रित उपवाक्य। वह क्रिया कौन सी है, आश्रित उपवाक्य। और जो क्रिया नहीं बदली वह क्या है, प्रधान उपवाक्य, ठीक है ना। समझ आया। कर्ता से क्या हो गया, करने पर। तो यदि मैं परिश्रम करता तो क्या है वो, तो सफल हो जाता। अगर इसको सरल वाक्य में बदलूं तो क्या होगा, परिश्रम करने पर मैं सफल हो जाता, ठीक है। समझ आई बेटा। अब देखो, उपरोक्त मिश्र वाक्य में परिश्रम कर्ता नामक क्रिया का रूप परिवर्तन हुआ है। परिश्रम कर्ता नामक क्रिया का रूप बदला है, परंतु सफल हो जाता में क्रिया का कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जिस क्रिया का रूप परिवर्तन होगा वही वाक्य, जिस क्रिया का रूप परिवर्तन हो गया वही वाक्य जो होगा आश्रित उपवाक्य होगा। परिश्रम कर्ता का रूप परिवर्तन हुआ है तो किसमें हुआ है, परिश्रम करने पर। इसलिए उपयुक्त मिश्र वाक्य में यदि मैं परिश्रम करता क्या है, आश्रित उपवाक्य। क्या है वो, आश्रित उपवाक्य। समझ आया सभी को। और तो सफल हो जाता तो क्या है वो, प्रधान उपवाक्य। प्यारे बच्चों इतना समझ में आया आपको। इसी के साथ हम क्या करते हैं, इस चैप्टर को अपनी 2 क्लास में पूरा करेंगे, ठीक है ना। मतलब डिवीजन कर लेंगे हम इस, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, काफी लेंथी है, तो इसे हम 2 क्लासेस में पूरा करेंगे, ठीक है। आज मैं आपको हाफ इसका करवा दिया है, बाकी अब हमारा रह गया है कि आश्रित उपवाक्य के भेद कौन कौन से होते हैं, ठीक है। उसकी पहचान मैं आपको आगे बताऊंगी इससे अगली कक्षा में, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इसी के साथ आपने इन सब की रिवीजन करनी है। रचना के आधार पर कितनी तरह के वाक्य होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। सरल से संयुक्त में कैसे बदलते हैं और संयुक्त से मिश्र में कैसे बदलते हैं। समझ आया सभी को। तो इसलिए आपने इसकी अच्छे से तैयारी करनी है, ठीक है। तो इससे अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे कि आश्रित वाक्य की क्या पहचान होती है और आश्रित वाक्य के कितने भेद होते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इसकी रिवीजन आप अच्छे से करना, ठीक है। धन्यवाद।